हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त से पढ़ाई चल रही होगी। तो पढ़ाई में थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक जो होता है यह आगे गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन, गॉस का नियम और इसके जो अनुप्रयोग होते हैं, ये गॉस का नियम या इसका कोई 3 एप्लीकेशन में क्लास 12 से एक एप्लीकेशन इसका एग्ज़ाम में लगभग कंपलसरी ही आता है। तो इसलिए इस टॉपिक की महत्व ज़्यादा है। तो इसको शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होता है वो वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स के जानने से पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ पर बेस्ड ही वैद्युत फ्लक्स होता है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या होती हैं, इसके लिए हमने एक अलग से टॉपिक बनाया था, वीडियो बनाया था, जो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या होती हैं, कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दें, स्वतंत्रतापूर्वक गति के लिए छोड़ देते हैं, तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को ही हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको भी हमने मेंशन करके किया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं काटती हैं, तो फिर से हम बता देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो जाती है। अगर ये मान लें कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ काट रही हैं, तो जिस पॉइंट पर वो काट रही हैं, जाहिर सी बात है कि उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएँ हो जाएंगी, क्योंकि 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं। और अगर 2 दिशाएँ हो जाएंगी तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी राशि का एक ही पॉइंट पर 2 दिशा हो? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर भैया ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ काट दें? तो जाहिर सी बात है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ काट नहीं सकती हैं। तो ये हमारा हो जाता है। इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ जहाँ पर नज़दीक होती हैं, पास में होती हैं, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ दूर होती हैं, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ सभी स्थानों पर एक समान हैं, समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ का हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने इस टॉपिक को नोट भी कर दिया है ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमने लिख दिया है, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ई जो लगा होता है वो बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है। अगर यहाँ पर यम लगा होता तो बताता कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो दोनों वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स लगभग सेम ही ऐसे होते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ऐसे समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में कोई हम काल्पनिक पृष्ठ मान लिए कि एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब जिस पृष्ठ से हम कल्पना करें हैं, जैसे ये वाला एक पृष्ठ की हम कल्पना करें हैं, तो इसके अंदर से जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ इधर से होकर इसके अंदर से गुजरेंगी, जितनी क्षेत्र रेखाएँ गुजरेंगी वही इसका फ्लक्स होगा।
तो फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर इसको हम मात्रात्मक रूप देना चाहते हैं, सूत्र के माध्यम से लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से पहले एक टॉपिक को समझना ज़रूरी होता है कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है, एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। अब थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन आता है कि अगर क्षेत्रफल सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी। तो दिशा थोड़ा समझना कि टुवर्ड्स योर आई साइड, जिधर से हम देखें, जहर से हम देखा वह क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी। अब जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा एक समझ लेते हैं कि पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ को हम किधर से देख सकते हैं, या तो हम इधर से देखेंगे और या तो कोई इसको पीछे से देख सकता है। इधर से तो कोई नहीं देख सकता है, इधर से कोई नहीं देख सकता है। इस कारण से ये जो क्षेत्रफल बन रहा है इसकी दिशा या तो इधर हो सकती है या तो उधर हो सकती है। तो अगर ये हमारा एक पृष्ठ है, पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ इधर से आ रही हैं, तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ धनावेश से चल के ऋणावेश की ओर, धनावेश से निकल कर ऋणावेश की ओर चलती हैं। तो ये वाला हम कह सकते हैं कि धन होगा और ये वाला ऋण होगा। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। वैद्युत क्षेत्र में ये हम एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हम a मान लेते हैं। ध्यान रहे कि यह एक निश्चित आकृति है। जैसे हमारा वृत्त हो जाता है, त्रिभुज हो जाए, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब ऐसी आकृतियां होती हैं कि जिनका हम सूत्रों के माध्यम से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और जिनका हम सूत्रों के माध्यम से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं उनका फ्लक्स तुलना में आसान होता है दूसरे पृष्ठों के। तो ये मान लेते हैं कि एक डिफिनिट आकृति है, एक निश्चित आकृति है जिसका हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है कि यदि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, यदि उसी दिशा में क्षेत्रफल की दिशा भी होती है तो हम वैद्युत फ्लक्स जो है वह वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के बराबर लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहें कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इस साइड में है, और ये क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इधर होगी या तो इधर होगी। तो अगर जिस दिशा में ये हमारी एरिया वेक्टर की भी दिशा हो जाती है, ए की दिशा हो जाती है, हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर की दिशा दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों समांतर हैं। अगर ऐसी बात होती है तो फ्लक्स फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं ई इंटू ए, जहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र है और ए क्षेत्रफल सदिश है। ये तो एकदम आसान तरीके से निकल गया। यदि हम कह दें कि जो हमारे पास आकृति हो कोई डिफिनिट आकृति ना हो, कोई डिफिनिट आकृति ना हो, जैसे ये आकृति हमारे पास हो गई है, इसका कोई भी फार्मूला हमको नहीं पता है कि उस फार्मूले से इस सूत्र को हम इस एरिया को निकाल सकते हैं। अब सोचो कि अगर इसका एरिया हम नहीं निकाल सकते हैं किसी विशेष सूत्र के माध्यम से, तो किस प्रकार से हम इसका फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो इसका फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम एक काम करते हैं कि इसमें एक हम सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, जिसका जो क्षेत्रफल है वो ds है। अब कहें कि ds मानने से हमें क्या फ़ायदा होगा सर, तो ds मानेंगे तो ds का अगर क्षेत्रफल सदिश हम देखें, इसकी दिशा तो इधर आएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर ds वेक्टर भी है और इधर e वेक्टर है। तो यदि हम केवल इतने का फ्लक्स चाहें, इतने का अगर हम केवल फ्लक्स चाहें तो हम लिख सकते हैं कि डी फाई ई। अब सोचिए सर यहाँ पर फाई लिख रहे हैं, यहाँ पर डी फाई, क्योंकि वहाँ पर पूरे क्षेत्रफल का हम लिखे हैं चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पर अल्पांश अवयव ds का लिख रहे हैं। जब ds का लिखेंगे बहुत सूक्ष्म आएगी, बहुत कम वैल्यू आएगी फ्लक्स की, तो उसको हम डी फाई से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी फाई इक्वल टू, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर ई और यहाँ पर ये ds।
ये ds हो गया। अब अगर हम पूरे का निकालना चाहें तब क्या करें, इसका हम सरफेस इंटीग्रल कर देते हैं, पृष्ठीय समाकलन कर देते हैं। अगर हम पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा डी फाई ई, इसका हम पृष्ठीय समाकलन करेंगे, सरफेस इंटीग्रल होगा ई डॉट डी एस का। इसका समाकलन करेंगे तो हमको फाई ई मिल जाएगा, और यहाँ पर इसका सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा ई डॉट डी एस का। तो ये हमें इस तरीके से, अगर जो हमारे पास एरिया है वो डेफिनेट नहीं है, मतलब उसका हमें क्षेत्रफल नोन नहीं है, पता नहीं है, तो इस प्रकार से हम उसका इस फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। पहले उसमें एक अल्पांश अवयव मान लेंगे, उस अल्पांश अवयव का हम के कारण फ्लक्स निकाल के उसका सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, तो हमें पृष्ठीय समाकलन कर देंगे, तो हमें पूरे पृष्ठ का फ्लक्स प्राप्त हो जाता है। ये तब के लिए फार्मूला एप्लीकेबल होता है यदि जिस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ भी, वैद्युत क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा हो, या उसके विपरीत में एकदम 180 अंश के कोण पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है, तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। अब आप कहेंगे कि यदि सर सबका अलग अलग हो तब क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये है और यहाँ पर इसकी दिशा है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करेंगे, तो जब भी फ्लक्स हम निकालने की बात आती है तो हम फ्लक्स तभी निकालते हैं कि जिस दिशा में मेरा वैद्युत क्षेत्र है उस दिशा में जो क्षेत्रफल सदिश आएगा या क्षेत्रफल सदिश का जो घटक आएगा उसको घटकों में वियोजित करने के बाद क्षेत्रफल सदिश का जो घटक आएगा उस वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक अनियमित आकृति है। यदि अनियमित आकृति है तो इसमें एक अल्पांश अवयव हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक अल्पांश अवयव मान लेते हैं। इस अल्पांश अवयव की जो क्षेत्रफल की दिशा है ds वेक्टर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये है। तो यहाँ पर अभी तक तो जो हम देख रहे हैं कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती थी वही यहाँ पर ds वेक्टर की भी दिशा होगी। तो जब इसका हम देखें तो दोनों की दिशा अलग अलग होती है। तो हमने कहा कि अगर इस प्रकार की थीटा कोण पर दोनों हैं तो हम जो क्षेत्रफल सदिश है उसका सदिश वियोजन कर देंगे। सदिश वियोजन करने के बाद वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने वाला सदिश घटक का गुणा करके हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। जैसे इसका अगर हम सदिश वियोजन करेंगे, तो दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं ds वेक्टर को। बताया जिसके साथ यहाँ पर थीटा लगा होता है वो हमारा हमेशा x अक्ष का घटक होता है, जिसको यहाँ पर लिखेंगे ds cos थीटा, और यहाँ पर जो ऊपर वाला हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ds sin थीटा। अब इससे हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम फ्लक्स डी फाई चाहते हैं, यदि हम फ्लक्स डी फाई चाहते हैं तो आ जाएगा हमारा डी फाई ई इक्वल टू यहाँ पर ई वेक्टर ई और यहाँ पर ये ds cos थीटा। हम जिस दिशा में मेरा क्षेत्रफल सदिश है उसी दिशा के अनुदिश आने वाला क्षेत्रफल सदिश का जो घटक होगा उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ds cos थीटा। तो हमको यहाँ पर मिल गया ई ds cos थीटा। अगर इसका हम सरफेस इंटीग्रल कर देंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा समाकलन ई ds cos थीटा। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है तब के लिए जब वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर की दिशाएं समान नहीं होती हैं। तो क्या कहेंगे कि इस वाले फार्मूले को यहाँ पर और यहाँ पर लगाया जा सकता है। जी सर, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, cos 0 अंश की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर से यही वाला फार्मूला बन जाता है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी की बात नहीं है। अब बात ये आती है, क्या
क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत फ्लक्स, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर है वह सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ उधर से आ रही हैं, उधर से वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ आ रही हैं, और यहाँ पर ये हमने एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया है। यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इधर है, काल्पनिक पृष्ठ इसमें ऐसे है, तो हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ इसके अंदर से होकर गुजरेंगी। यहाँ पर हम देखें तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी, इधर से इसको हम देखेंगे, और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर हो जाएगी। कह सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यदि दोनों एक दूसरे के समांतर हो रहे हैं तो इस पृष्ठ के अंदर से अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होकर वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ होकर गुजरेंगी। तो इसको हम यहाँ पर अगर चाहें तो लिख सकते हैं यदि ई वेक्टर ई समांतर है ds के, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश है, तो जो फ्लक्स फाई ये आ रहा है वो मैक्सिमम होगा। ये बात हमें समझ में आई। दूसरी बात, अगर हम इस बात को बदल के कह दें कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश ऐसे था, हम इसको घुमा के ऐसे कर दें, तो जाहिर सी बात है कि अब क्षेत्रफल की दिशा इधर हो गई, क्योंकि इसको हम देखेंगे तो इधर से देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, दोनों एक दूसरे के 90 पर हो गए, लंबवत हो गए। अब इसके अंदर से, इस पृष्ठ के अंदर से कह सकते हैं या तो बहुत कम वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ होकर गुजरेंगी या तो 0 वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ होकर गुजरेंगी। तो कह सकते हैं कि फ्लक्स जो हो जाएगा अब मिनिमम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा ये है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ इधर से आ रही हैं, तो इसके अंदर से होकर गुजरेंगे ही नहीं। तो अगर ऐसी बात होती है, यदि ऐसी बात होती है तो हम कह सकते हैं कि यदि ई लंबवत है ds के, थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश, ये थीटा बराबर 90 हो जाएगा। इस स्थिति में फाई ई जो हमें मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा ये। तो अगर ऐसी बात है तो हम देख रहे हैं कि जब थीटा बराबर 0 अंश है तो मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है, और जब थीटा बराबर 0 है तो मिनिमम फ्लक्स मिल रहा है, कम से कम मिल रहा है। अब आप सोचें कि ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जिसमें 0 अंश पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और 90 अंश पे मिनिमम वैल्यू होती है। तो हमारे दिमाग में आएगा cos थीटा वो त्रिकोणमितीय फंक्शन है जिसमें cos 0 अंश पे वैल्यू 1 होती है जो कि मैक्सिमम है, और cos 90 पर वैल्यू मिनिमम होती है जो कि 0 अंश होती है। तो इसका प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। मतलब अगर हम फ्लक्स चाहते हैं तो लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई और ds के साथ में हम cos थीटा टर्म का यूज कर देंगे, जो कि यहाँ पर हमने पहले से भी निकाला है कि फाई बराबर ई ds cos थीटा आ जाएगा। इसका हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं। अगर हम केवल छोटे खंड के कारण निकालते हैं तो डी फाई होता है, अगर बड़े के कारण निकालते हैं तो यहाँ पर उसका रेखीय समाकलन सरफेस इंटीग्रल होता है। तो इसको हम समझ सकते हैं, इसको बाहर लिख देते हैं कि हमारा फाई तब आ जाता है फाई ई समाकलन सरफेस इंटीग्रल ई ds cos थीटा। तो चाहे उसको हम यहाँ पर सूत्र के माध्यम से देख लें, और चाहे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को, जनरल कॉन्सेप्ट को लगाकर भी हम इस सूत्र का डेरिवेशन कर सकते हैं, मान सकते हैं। आप कहेंगे सर इससे हमको तो कुछ मिला नहीं, सदिश से अदिश। बिल्कुल मिला है भाई। जैसे हमने पढ़ा है कि ए बी वेक्टर बराबर होता है ए बी cos थीटा। ऐसे यहाँ पर ई ds cos थीटा है। इसका मतलब कि ए का काम ई कर रहा है
और b का काम ds कर रहा है, इसके बीच में हम डॉट लगा सकते हैं, तो आ जाएगा फाई इक्वल टू ई वेक्टर और डॉट ds वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया। अब हमको पता है कि जहाँ पर डॉट आता है यह है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसका मतलब कि यहाँ पर दो सदिश राशियों का जब गुणा हुआ है तो प्राप्त राशि अदिश राशि है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है। अब इसका अगर अदिश राशि है तो इसका हम मात्रक और बीमा जानना चाहते हैं। तो अगर हम मात्रक यहाँ पर निकालें, मात्रक निकालना चाहें तो हम लगा सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक इनटू क्षेत्रफल सदिश का मात्रक, क्षेत्रफल सदिश का मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा फाई का मात्रक हो जाएगा, फाई का मात्रक हो जाएगा, फाई का मात्रक हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और इसका जो क्षेत्रफल मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यदि हम फाई ई की बीमा ज्ञात करना चाहें, फाई ई की बीमा ज्ञात करना चाहें, फाई ई की बीमा ज्ञात करना चाहें तो ये न्यूटन है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। बल की बीमा होती है mLT पर -2। दूसरी राशि है मीटर स्क्वायर। मीटर का बीमा मीटर लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक है और लंबाई की जो बीमा होती है यल होती है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो यल स्क्वायर बटे यहाँ पर कूलम है। कूलम आवेश का मात्रक होता है और आवेश की जो बीमा होती है वह AT होती है। इन्हीं को हम कंबाइन कर देंगे तो हमें फ्लक्स की बीमा आ जाएगी। यम इन सब में अकेले है जिसको हम वैसे लिख देते हैं। यहाँ पर L है, यहाँ पर L स्क्वायर तो ये L क्यूब हो जाएगा। ये T के पावर -2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो T के पावर -1 हो जाएगा। -2 वहाँ पहले से है तो -1 और -2 T के पावर -3 हो जाएगा। और यहाँ पर A है, जब A ऊपर जाएगा तो A के पावर -1 हो जाएगा। तो ये वैद्युत फ्लक्स की हमने बीमा भी निकाल लिया। अब यह है कि वैद्युत फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है। वैद्युत फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको आप ऐसे समझते हैं जैसे ये हमारा है, ऐसे समझें कि ये हमारा एक क्षेत्र है, उधर से बारिश आ रही है। तो बारिश अगर बहुत धीमे धीमे अगर बारिश हो रही है तो इस पर बहुत कम बूंदें पड़ेंगी। इसका मतलब कि बहुत कम बारिश हुई है। अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो बूंदें जो होगी बहुत सघन होगी, बहुत पास पास पड़ेंगी। इसका मतलब इस पर बहुत ज़्यादा बूंदें पड़ेंगी। वही चीज़ अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की लेके समझें तो वैद्युत क्षेत्र अगर यहाँ पर ये हमारा पृष्ठ ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से आ रही हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा तो हम बताएं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी। यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्रफल से अधिक मात्रा में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजरेंगी। तो हम कह सकते हैं कि उस अवस्था में वैद्युत फ्लक्स अधिक होगा। उस अवस्था में वैद्युत फ्लक्स अधिक होगा। मीन्स पहला हमारा कारक हो गया जिससे वह डिपेंडेंट है, वह है वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता पर। दूसरी बात होती है कि यदि हमारा ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से है, कुछ भी मान सकते हैं प्रबल ध्रुव पर। यदि ये हमारा क्षेत्रफल ऐसे है, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, जब मोड़ देंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा।
क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इधर से जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी तो यह कम ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अब इसके अंदर से होकर गुजरेंगी। जब इसके अंदर से कम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजरेंगी तो हम कह सकते हैं कि इसका वैद्युत फ्लक्स कम हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ पर रीजन आ गया कि क्षेत्रफल में कमी होने पर वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर वैद्युत फ्लक्स अधिक हो जाता है। क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी तो वैद्युत फ्लक्स कम हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वैद्युत फ्लक्स बढ़ जाएगा। यदि हम वैद्युत क्षेत्र को न बदलें, क्षेत्रफल को भी न बदलें, तब भी क्या फ्लक्स बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? ये देखिए, यदि हमारा ये ऐसे है, उधर से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, इस पर पड़ रही हैं तो हमें फ्लक्स मिला। न इसका हम क्षेत्रफल बदल रहे हैं, ना वैद्युत क्षेत्र को हम बदल रहे हैं, केवल हम इसको घुमा के ऐसे करते हैं। ऐसे कर देंगे तो क्षेत्रफल तो अभी तो उतना ही है, वैद्युत क्षेत्र उतना ही है, लेकिन अब इसमें के अंदर से, इस क्षेत्रफल के अंदर से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अगर कुछ अंश पे ये है तब भी कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से मिलेंगी। ये ऐसे हो जाएगा तो मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी। इसका मतलब होता है कि साथ में जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसके ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है, उसकी दिशा पर भी निर्भर करती है। क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो थीटा होता है उस पर भी डिपेंडेंट होता है कि कितना फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर 3 कारक हमें मिल जाते हैं। 3 कारक: क्षेत्रफल, वैद्युत फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कारक, पहला जो हमारा पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता, वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल में परिवर्तन। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ता है और क्षेत्रफल घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। और तीसरा जो हमारा यहाँ पर होता है वह वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, इन 3 पर मुख्य रूप से हमारा वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। चाहे तो इस बात को यहाँ से भी समझ सकते हैं, इसको यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता E पर डिपेंडेंट है फ्लक्स, साथ में क्षेत्रफल सदिश के आकार पर, और ये cos थीटा टर्म पर डिपेंडेंट होता है कि cos थीटा कितनी है। थीटा बराबर 0 अंश रहेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है, थीटा बराबर 90 रहेगा तो मिनिमम होगा। थीटा के अलग अलग वैल्यू पर फ्लक्स की वैल्यू अधिक है, अलग अलग होती है, ये वैल्यू होती है। यहाँ से तो हम चाहें तो वैद्युत फ्लक्स का एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। कहते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत क्षेत्र, उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। जो ये सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है उसी के बराबर वैद्युत फ्लक्स होता है, जिस वैद्युत क्षेत्र से ये हमारा एरिया बद्ध होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में कि किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ से के वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। उस पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर उस पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है।
तो यहाँ से ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये हमारा ओवरऑल बैद्युत फ्लक्स था, जिसमें हमने लगभग पूरी फ्लक्स से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं अलग अलग टाइप में, हमने सब बातें करी और आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास किया कि ताकि आपको अब फिर से फ्लक्स पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो ये रहा आज का वीडियो। आप धन्यवाद आपको पूरा देखने के लिए कि आपने वीडियो को पूरा देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है आपको, तो बेशक कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करिए और बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को पूरा देखा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि हमारा होगा गाउस का नियम, गाउस लॉ, जो इस पर बेस होता है। वो क्लास 12th के पहले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो लगातार परीक्षाओं में आता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मज़ा आने वाला है पूरी तरीके से। पूरी वीडियो कंटेंट के साथ लाएंगे, जो आपकी मांगे होंगी उस हिसाब से वीडियो आने वाली है, लेक्चर आने वाला है। तो थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को पढ़ाते रहिए, खुद भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।